हे फ्रेंड, दिस इज कार्तिक वैस अपनी दूसरी वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 9th के जियोग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज अफवाह के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर वन शॉट है और इसको एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा कठिन नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अफवाह क्या चीज है। अफवाह का मतलब होता है वाटर फ्लोइंग। अपवाह तंत्र, नदी तंत्र, नदी का फ्लो। जैसे आपके शहर में नदियां हैं, आपके शहर में तालाब है, तो आप शहर में रहें, गांव में रहें, उससे मतलब नहीं। आप कहीं भी रहें, नहर है, नदी है, समुद्र है, तो उन सब में क्या हो रहा है, एक फ्लो हो रहा है। तो जो भारत में है ना, तो भारत में जो नदियों का फ्लो हो रहा है या पानी का फ्लो हो रहा है, तो वही होता है अपवाह, वही होता है ड्रेनेज। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवाह। तो यहाँ पे पहले ही आपको एक फिगर दिख रहा होगा। पहला यहाँ पे 5 चित्र हैं। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका पांचवा। तो अब इन सभी चित्रों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर अभी जो आपको ये दिख रही है पहली चित्र, इसमें आपको दिख रहा है एक बड़ी मोटी सी रिवर आपको दिख रही है जो पर्पल कलर की है, एक वो दिख रही है, और एक नॉर्मल पतली पतली रिवर जो उसमें जाकर के क्या कर रही है, गिर रही है, उसमें जाकर के गिर रही है। तो यही क्या है, पूरा ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा कवर एरिया कर रहा है, जितने भी एरिया में एक बड़ी नदी उसके उसके जो मिल रही है सहायक नदियां, तो इस जहाँ पे ये सब मिलती हैं वो पूरे एरिया को क्या कहते हैं, वही होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ठीक है। तो ये भारत में है। तो भारत में अपवाह तंत्र क्या है वही समझेंगे। जैसे ये आपको एक मुख्य नदी दिख रही है, ये ये एक मुख्य नदी दिख रही है, ठीक है, ये मोटी वाली। और ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, जहां से ये मिल रही हैं। तो ये मिलती हैं। जैसे अगर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करें, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करें, तो ये सब क्या है, नदियां हैं, बड़ी नदी जिसमें जाकर के नदियां मिल रही हैं। जैसे गंगा नदी है तो उसमें जाकर के यमुना मिल रही है, घाघरा मिल रही है, कोसी मिल रही है, वो सब आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसे सिंधु है तो उसमें श्योर मिल रही है और कई सारी मिल रही हैं, ठीक है, तो वो भी आगे बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र है तो उसमें भी कई सारी नदियां मिल रही हैं, लोहित, दिहांग, दिबांग, ये सब नदियां उसमें क्या हो रही हैं, जा करके मुख्य धारा में मिल जा रही हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। नदी तंत्र क्या चीज है, पहले आप नदी तंत्र के बारे में समझ लो। देखो, नदी तंत्र, ये जो मुख्य नदी है और ये सहायक नदी है, ये जहां पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है, तो यही आपका क्या हो गया, नदी तंत्र हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, नदी तंत्र हो जाएगा। नदी तंत्र का मतलब समझ में आया, जहां पर मुख्य नदियों के मुख्य नदी में जाकर सहायक नदी मिल जाए तो वही हो जाएगा आपका नदी तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा, और ये जो नदी तंत्र जिस क्षेत्र में होता है वही क्या होती है, अपवाह द्रोणी होती है। वही क्या होती है, अपवाह द्रोणी होती है। अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी मतलब जानते हो, ड्रेनेज बेसिन। बेसिन, द्रोणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। और जो विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी है वो है अमेजन द्रोणी। क्षेत्र मैंने बताया था ना, वही होता है। तो द्रोणी का मतलब सुना, जो भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है गंगा द्रोणी, ठीक है, गंगा नदी की। और जो विश्व में है वो है अमेजन, अमेजन नदी है, अमेजन जंगल है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नदी तंत्र आपको बता दिया है। हम दूसरा चित्र में आपको यहाँ पे देख रहे हैं जल विभाजक। क्या देख रहे हैं, जल विभाजक। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, यहाँ पे एक जल विभाजक का मतलब हो गया ये एरिया, ये एरिया, ये क्या है, कवर है। ये एरिया क्या है, कवर एरिया है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो दोनों तरफ पानी है। एक सेकेंड, देखो दोनों तरफ पानी है,
किसी तरफ सूखा है, किसी तरफ ज्यादा पानी है, किसी तरफ कम पानी है, ये तो अलग बात है। दोनों तरफ आपको पानी दिख रहा है ना, तो क्या हो रहा है, एक बैरियर सा बन जा रहा है, उच्चावचीय आकृति बन रही है। हम इधर भी पानी रखें, इधर भी पानी रखें, बीच में एक ऐसे दीवार खड़ी कर दें, तो ना इधर का पानी उधर जा पाएगा, ना उधर का पानी इधर आ पाएगा। यही क्या होता है, जल विभाजक होता है। तो जल विभाजक अपने आप बन जाता है। और आगे अब जैसे ये सब चित्र हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स। तो ये भी अभी हम कवर करेंगे। फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये गॉर्ज है। ये क्या है, गॉर्ज है, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका ये जो नदी तंत्र है, ये बटा हुआ है, किसमें, विसर्प में बटा हुआ है। डेल्टा फिर बनती है, फिर नदी का स्रोत है, ऊपरी भाग, मध्य भाग, गोखुर झील, निचला भाग। तो ये सब आगे हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम अपना इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख अपवाह प्रतिरूप, मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स। ये भी आपको पहले पेज पे दिखाया था हमने, यहाँ पर यही है ये, ठीक है। ये यहीं पर आपको मिल जाने वाला है। एक सेकंड, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे ना इसको भी। तो आपको गॉर्ज समझ में आया, गॉर्ज क्या चीज है। गॉर्ज अभी आगे मैं समझाऊंगा कि आप देख रहे हैं कि दो पहाड़ हैं, उसके ये दो पहाड़ है ना, ये दो पहाड़, एक सेकंड, देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो पहाड़ हैं और इनके बीच में से नदी आ गई है। दो पहाड़ हैं, उनको काट कर बीच में से नदी आ गई है। तो ये क्या बन रहा है, एक गॉर्ज का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गॉर्ज का निर्माण कर रहे हैं। तो वही अभी आपको आगे बताने वाले हैं। तो गॉर्ज आपको समझ में आ गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रमुख अपवाह प्रतिरूप, मेजर ड्रेनेज पैटर्न्स। किस तरह से ड्रेनेज क्या पैटर्न है, जैसे किस तरह से अपवाह नदियां बहती हैं, उनकी आकृतियों का एक भाग तैयार किया है। उसके 4 भाग हैं। तो ये पहला है धूमाकृतिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रिटिक। क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक। इसमें आपको कोई जो धाराएं दिख रही हैं, ये कुछ वृक्ष के शाखाओं के समान दिख रही हैं। वृक्ष की शाखाएं क्या होती हैं, ब्रांच। आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़, उसके कुछ ऐसे शाखाएं निकली हैं, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला, उसमें पत्तियां लगी हुई हैं। ये आपको कुछ वैसे ही तो लग रही है, देखो भाई, वैसे, एक सेकेंड, ये आपको एकदम सेम टू सेम वैसे ही लग रही है, जैसे पेड़ ऐसे 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 निकले होते हैं, ठीक है। तो आपको ये वृक्ष के शाखाओं के समान कुछ ऐसे लग रही है ना। फिर आता है आपका जालीनुमा। जालीनुमा पार्ट क्या होता है, देखो जालीनुमा अपवाह क्या होता है, ये भी समझ लो। जालीनुमा, जहां पे 90 डिग्री पे आकर कोई नदी मुख्य धारा से जाकर के मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 90 डिग्री, यहाँ पे जब नदी मिलेगी तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अपना रास्ता ये क्या कर लेती हैं, बना लेती हैं। क्या कर लेती हैं, बना लेती हैं अपना रास्ता। अब धूमाकृतिक और जालीनुमा आपको समझ में आ चुका है कि ये 90 डिग्री पे मिल रही है। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। आयताकार क्या है, आयताकार में क्या होता है कि ये उबड़ खाबड़ इलाकों, उबड़ खाबड़ जो नदियों से आप कुछ जो पहाड़ों पर नदियां होती हैं, वो कुछ उबड़ खाबड़ पत्थरों से निकल जा करके मुख्य धारा से मिल जाती है। तो ये सब पतली पतली नदियां, तो ये सब क्या आयताकार में आ जाते हैं। तो ये आयताकार, देखो ये जो ये है, ये जालीनुमा है, ये आयताकार है, ये आर्य है। आर्य का मतलब क्या होता है, देखो ये एक केंद्र से निकली हुई नदी है, एक केंद्र से। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक केंद्र बना दिया रेड कलर से, ये अब यहां से मैंने ये बना दिया। अब एक सेकंड में, एक मिनट, ये अब ये मैंने एक बना दिया केंद्र, और यहां से निकाल दी नदियां। तो ये सब जो निकल रही हैं, ये सब क्या हो रही हैं, केंद्र से निकल रही हैं। तो आर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया को कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं, रेडियल। आयताकार को कहते हैं रेक्टेंगुलर।
ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ट्राइल्स कहते हैं। गलती से टाइल मत लिख देना, ट्राइल्स है, ठीक है, ट्राई। तो आपको ध्रुवाकृतिक मतलब समझ में आया, ये पेड़ों की शाखाओं के समान है। और फिर जालीनुमा समझ में आया, जो 90 डिग्री पे आकर के मिल जा रही है, ठीक है। उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं। ध्रुवाकृतिक को डेंड्रिटिक कहते हैं। आयताकार का मतलब समझ में आया, उबड़ खाबड़ इलाकों से आकर के मिल जा रही है। आर्य का मतलब समझ में आया, एक केंद्र से बह रही है, एक केंद्र, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि एक केंद्र है, ये सेंटर है, और इसी में से मैंने पानी इधर को निकाल दिया, इधर को निकाल दिया, इधर को निकाल दिया, इधर को निकाल दिया। तो हर तरफ से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, फ्लो। तो ये सब आपको पानी की फ्लोइंग, जो मेजर ड्रेनेज प्रमुख है, ये प्रमुख और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये प्रमुख भाग हैं। तो आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो चुका है। अब आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो चलो, अब जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत में, वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक मैप के जरिए से मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक सेकेंड। एक मैप मैंने बनाया है, ये वाला, हाँ, ये वाला मैंने मैप बनाया है। इससे मैं आपको समझा सकता हूँ कि नर्मदा, ताप्ती, जो सब नदियां हैं, ये कहाँ पर है, लोकेशन, इनका लोकेशन हम जान सकते हैं। तो चलिए समझते हैं भाई, ठीक है। देखो, ये जितनी भी नदियां हैं ऊपर की, ये पार्ट, ये आपका आता है हिमालय की नदियां, और ये पार्ट जितना है, ये आपका आता है प्रायद्वीपीय नदियां। अभी हमने जो पहला वीडियो डाला था अपना, भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें आपको हिमालय और प्रायद्वीपीय, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। तो ये दो पार्ट में अभी मैंने मैप पे बता दिया, ये हो गया पेनिनसुलर, एक सेकेंड, ये हो गया पेनिनसुलर, और ये हो गया हिमालयन। एक सेकेंड भाई, हिमालयन, ये हो गया पेनिनसुलर, हो गया हिमालयन। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इनके हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हिमालय की नदियां कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो चलिए भाई, इनको अब क्लियर कर लेते हैं। पहले तो मैं इनको इरेज कर दूंगा, एक सेकेंड, इन सबको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने अभी इरेज कर दिया है। अब आप समझिए कि हिमालय की नदियां कितने पार्ट में डिवाइड है। चलिए, हिमालय की नदियां, हिमालय लिख दिया, ठीक है। हिमालय की जो नदियां हैं वो तीन तंत्र में डिवाइड है, वो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो तीन नदी तंत्र में डिवाइड है, वो है सिंधु नदी तंत्र, फिर है गंगा नदी तंत्र। ये जितने भी पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में आगे मैं पूरे बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करूंगा विस्तार में। तो ये सब आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो अब आती है हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं, देखिए। प्रायद्वीपीय नदियां ये द्रोणियों में बटी हुई है, ये 6 प्रकार की द्रोणियों में बटी हुई है। तो चलिए समझते हैं भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ आ गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। तो पहला जो आपका आता है वो है तापी द्रोणी,
फिर आपकी आती है नर्मदा द्रोणी, फिर आपकी आती है कृष्णा द्रोणी, और फिर आपकी आती है कावेरी द्रोणी। समझ में आ रहा है ना? ये सब आप नाम तो कभी ना सुने होंगे, ये सब नदियां हैं, तो उनको हम बताएंगे कि ये कितनी लंबी है, इनकी लंबाई, और ये कहाँ किस किस राज्य में बहती हैं, इनकी सहायक नदियां। बस बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे। इसका जो आपको विस्तार रूप मिलेगा वो क्लास 11 का कुछ भाग आपको इसमें मिल सकता है। क्लास 11 के लिए भी ये वीडियो हो सकती है, क्लास 9 के लिए तो है ही, क्लास 11 का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नहीं पूरा मिल जाएगा, पूरा आपको क्लास 11 की ही वीडियो में मिलेगा, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है महानदी नदी, अरे सॉरी, एक सेकंड, गलती हो गई भाई, नदी नहीं, द्रोणी, नदी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे नदी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द्रोणी। फिर आ जाएगा आपका महानदी द्रोणी। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, पूरा देखिए तो आपको आपका, या आप मान लीजिए आप 9th में नहीं है, आपको 10th में है, 10th में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका यहाँ पे स्कूल में ही नहीं पढ़ते, लेकिन आपको जानकारी मिल रही है इससे प्रॉपर। महानदी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी, ठीक है। देखिए इन सबके नाम आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालय के तो जरूर याद रखिएगा, बहुत आसान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद रखो, प्रायद्वीपीय नदी। तो अब इन सब के बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि ये सब नदी तंत्र क्या है, द्रोणी क्या है, सिंधु नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, तापी द्रोणी, नर्मदा द्रोणी, तो ये सब अब हमको समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। तो अब आ जाता है हमारा हिमालय। हिमालयन रिवर्स क्या है, ये एक टाइप से पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब आप समझते हैं, 12 मासी। 12 मासी मतलब जो 12 मास बहती रहे, 12 महीना, पूरे साल बहती रहे। रीजन भी समझ लो, ये क्या है, पेरेनियल है, पेरेनियल है, ये क्या है, 12 मासी है, 12 मासी। दो चीज होती है, पेरेनियल और सीजनल। पेरेनियल का मतलब होता है 12 मासी, और सीजनल का मतलब होता है मौसमी, तो वो होती है प्रायद्वीपीय नदियां, तो वो आगे हम कवर करेंगे। ये पेरेनियल क्यों होती हैं समझो, ये होती हैं ग्लेशियर से निकली हुई। ग्लेशियर का मतलब जानते हो, हिमाद्री, हिमानी, जैसे हिमानी भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, जो ग्लेशियर पिघल कर जो पानी निकलता है, नदियां निकलती हैं, तो उनका पानी वर्ष भर रहता है। ठंडी में ग्लेशियर बनते हैं, गर्मी में पिघलते हैं, तो गर्मी में भी पानी, ठंडी में भी पानी, बरसात में रहता ही है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनका तो पानी सिर्फ बरसात में रहेगा, बरसात के पानियों से कभी कभी सूख भी जाती है, लेकिन ये 12 मासी नदियां होती हैं। जैसे आपका हो गया सतलुज, सिंधु, झेलम, तो ये सब कई नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये सब नदियां क्या होती हैं, 12 मास होती हैं, ये हमेशा बहती रहती है, हमेशा। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, मैप देखो भाई, मैप, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, ये सब नदियां हमेशा बहती रहती हैं, ठीक है। तो आपको इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि हिमालय की रिवर क्या होती है, कि इसका पानी क्यों हमेशा रहता है, क्योंकि ये अपर्दन करती हैं, तो इससे ये भी रहता है कि अपर्दन करने से यहाँ पर भी पानी रहता है, अपर्दन से यहाँ भूमि बन जाती है, उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। आप पहली वीडियो देख लो तो आपको उत्तरी मैदान के भाग आग सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप पहली वीडियो जाकर के इसी टाइम जाकर के देखो, ठीक है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली वीडियो का, या मेरा चैनल खोलो, आपको पहली वीडियो, मैं अभी 2 ही वीडियो डाली है, तो आपको आराम से मिल जाने वाली है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो हो चुका है क्लियर। अब आता है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। ये है चीज, देखो इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से निकलती है ये भी समझ लो। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, उद्गम, सॉरी एक सेकंड, गलत हो गया,
उद्गम जो है इसका ये तिब्बत में है। तिब्बत मतलब चीन। पहले तिब्बत अपने आप को देश मानता है, लेकिन चीन उसको अपना हिस्सा मानता है। तो तिब्बत के ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, ये मानसरोवर झील से निकलती है और इसको तिब्बत में कहते हैं सिंगी खम्बान। इस नदी को कहते हैं सिंगी खम्बान। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने वाले हैं। सिंगी खम्बान क्या है, मानसरोवर झील। तो अब मैप पे आ जाओ भाई, मानसरोवर झील दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है सिंगी खम्बान। ठीक है, तो यही आपका क्या है? मानसरोवर झील है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एरिया दिखा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा पेन पतला कर लेना चाहिए। अब तो यहाँ से आपको ये पार्ट है, यही है आपका इंडस। यही आपका क्या है? इंडस। मैप पे ध्यान देना भाई, मैप पे ध्यान देना इधर। अब यहां से जब ये निकलती है तो यहाँ पे एक नदी से इसकी मुलाकात हो जाती है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे आपकी सहायक नदी मिलना शुरू हो गई। पहली मिल गई आपको क्या? जास्कर। इंग्लिश वहां लिखी हुई है, हम हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आपको मिल गई जास्कर। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ कारगिल, एक सेकेंड, आप कारगिल जिले में पहुंच रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी द्रास। दूसरी नदी मिल जाएगी द्रास। ये सब प्रमुख नदियां दर्शाई गई है, वैसे तो बहुत सारी नदियों का पानी है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी द्रास। अब यहाँ आगे बढ़ो तो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये है सियोक, और यहाँ पे सियोक में दो नदियां मिलती हैं, एक होती है गलवान और एक होती है नबुरा। नुब्रा भी इसे कहते हैं। ठीक है, नुब्रा लिख देते हैं। ठीक है, और सियोक। तो अभी 4 मिल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाती सिगर। ये सिगर है। ठीक है, आप शिखर ना समझना। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमको एक गिलगित नदी मिल रही है। गिलगित, गिलगित में ही एक नदी मिल जाती है हुंजा। क्या मिल जाती है? हुंजा और गिलगित। हुजा ना लिख देना, हुंजा और गिलगित। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये नदियां क्या होती हैं। जब देखो, ये जब तिब्बत से भारत में प्रवेश करती हैं तो एक गार्ज बनाती हैं, सिंधु गार्ज जिसे कहते हैं। सिंधु गार्ज भी बनाती हैं। गार्ज का मतलब आपको मैंने समझाया था कि दो पहाड़ों के बीच को काट कर जो पानी का फ्लो होता है, जो नदियां निकलती हैं, वही गार्ज होते हैं। इसे सिंधु गार्ज या गहरी खाई गार्ज भी आप कह सकते हैं, गहरी खाई गार्ज। ठीक है, और जो इस नदी की लंबाई है, फिर देखो ये जब भारत से निकल गई तो ये क्या जाती है? सीधा पाकिस्तान से जाते जाते बलूचिस्तान के, फिर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। देखो, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर? देखो, और आप लोग सोच रहे सर भैया, अरे भाई भाई, ये व्यास है, सतलुज है, चिनाब है, झेलम है, तो ये सब भी तो भारत में बहती है, तो ये सब क्यों नहीं मिल रही है सिंधु में? ये सब मिलती हैं और ये सब भारत की ही नदियां हैं। ये मिलती है पाकिस्तान में जाकर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो भाई, ये देखो, यहां पे आप करके झेलम मिल गई, सतलुज मिल गई, रावी मिल गई, चेनाब मिल गई। और जब ये जहां पर ये चारों नदियां मिल रही हैं, ब्यास भी मिलती है भाई, ये भी ना भूलना भाई, व्यास भी मिल जाती है। तो 5 नदियां जहां मिल रही हैं, इसी को कहते हैं पंचानद।
क्या कहते हैं, पंचानद। ये कहाँ बनती है, ये पंचानद कहाँ बनता है, ये पाकिस्तान में बनता है। ये पंचानद एक मुख्य धारा बनाकर ये आपकी सिंधु इंडस में मिलकर अरब सागर में गिरती है। तो जो इसकी लंबाई है, जो इस नदी की लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, तिब्बत से लेकर पूरा आपका अरब सागर तक। लेकिन जो भारत में इसकी लंबाई है, इसको आप भैया याद रखना, भारत में लंबाई जो है इसकी वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है। और इसी पे सिंधु जल ट्रीटी हुई थी, एक बार समझौता हुआ था। तो इसमें कहा गया था कि जो जो सिंधु नदी का 100% जल का हिस्सा है, उसमें से 20% भारत को मिलेगा, उसमें से 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लेना, PAKIND। एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया, IND को मिलेगा 20%, मतलब इंडिया को मिलेगा 20% और पाकिस्तान को मिलेगा 80%। ठीक है, क्या जल मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्किंग कर लो, और इसको भी, लंबाई को भी। चलो, अब आपको ये समझ में आ गया। और जो इसकी जो सहायक नदियां, वो सिर्फ 4 याद रखो, जो जास्कर, द्रास, सियोक और हुंजा याद कर लो, बस यही 4 याद रखो। बाकी सब थोड़े अजीब अजीब नाम है, तो जो आपको याद हो सके वही याद करो। हमने बता दिया। और इसका ओरिजिन क्या है, वो है मानसरोवर झील। और इसको क्या कहते हैं, सिंगी खम्बान कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगी खम्बान। तो हमारा इंडस रिवर सिस्टम क्लियर हो चुका है। अब हमारा आता है गंगा नदी तंत्र। चलो भाई, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, गंगा नदी का निर्माण कैसे। गंगा नदी भी सहायक नदियों से मिलकर बनी है, इसको आप नोट कर लो। कहोगे कैसे भाई, गंगा बनी है। हाँ मिलेगी, लेकिन ओरिजिन से ही। चलो देखते हैं। गंगा नदी में 2 नदियां मिलती हैं। एक सेकेंड, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। और जहां मिलती हैं वही है देवप्रयाग। और ये दोनों जो मिलके गंगा नदी का क्या करती हैं, निर्माण। अब आ जाओ इस वाले मैप। एक सेकंड भाई, इसको कर देते हैं छोटा, ले आते हैं इधर। ठीक है, और ये वाले को ले आते हैं इधर। अब बड़े कर लेते हैं इसको। अब मैं आपको समझाता हूँ। चलो, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये जो गंगा नदी है, माना दर्रे और नीति दर्रे के निकट से निकलती है। ठीक है, जो ये भागीरथी नदी है, ये गोमुख हिमनद का मतलब जानते हो, हिमालय की नदी। और संतोपंत हिमनद से निकलकर भागीरथी और अलकनंदा कहां पर पहुंच जाती हैं, देवप्रयाग में क्या करती हैं। यहाँ देखो, वन जहां है वो है देवप्रयाग। तो ये कहां पर क्या मिलती हैं, यहाँ पर आपको गंगा का निर्माण मिल जाता है, गंगा नदी बन जाती है। अब मैप पे समझना भाई, मैप बहुत तगड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मिल गई। अब ये जब आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ी, ये पहुंच गई कहाँ, देख लो भाई, एक सेकेंड। अब ये पहुंच गई दूसरे नंबर पे रामगंगा नदी आपको यहाँ पे कन्नौज, ये पहुंच गई कहाँ, रामगंगा नदी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये कहाँ पहुंच गई, कन्नौज में ये नदी जाकर के आपको मिल जाएगी। अब कन्नौज में रामगंगा नदी इसकी सहायक नदी होकर मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे यहाँ पे इलाहाबाद। अब आप आ गए इलाहाबाद में आपको ये मिल रही है, आप देखो, मिल रही है यहाँ पे यमुना नदी। कुछ लोग कहते हैं यमुना नदी अलग जाती है, यमुना नदी अलग नहीं जाती। और यमुना नदी क्या होती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल, बेतवा, केन।
ठीक है, मैप से ही बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, फिर अभी मैं पूरा मैप समझा लूँ तो फिर से क्लियर कर दूंगा। आप एक पेन कापी लेके बैठो, गंगा नदी तंत्र अच्छे तरीके से मैप बनाया है उसको समझो। तो ये गोमती नदी आपकी कंप्लीट। अब ये सॉरी गलती हो गई, ये रामगंगा, ठीक है। उसके बाद यमुना नदी मिल गई। अब चौथे नंबर पे, जब आप चौथे नंबर थोड़ा आगे बढ़ोगे, गंगा नदी से थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो ये मिल जाएगी गोमती नदी से। गोमती नदी कहाँ मिलेगी? ये गोमती नदी मिल जाएगी इसको गाजीपुर में। रुको मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, ये मिलेगी देवप्रयाग में, और रामगंगा मिलेगी कन्नौज में, और फिर जो ये यमुना नदी मिलेगी आपका इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसे कहते हैं, और गोमती मिलेगी आपकी गाजीपुर में। ठीक है, अब ये जो अब आगे बढ़ेंगे तो घाघरा, अयोध्या, अयोध्या जानते हैं, अयोध्या में बहती सरयू नदी, सरयू की सरयू एक सहायक नदी है, वो जाकर के मिल गई घाघरा में, और घाघरा जाकर के मिल जाएगी कहां पर? गाजीपुर में, ओ सॉरी छपरा में। गाजीपुर तो इसका था गोमती का। अब छपरा में जा, ये पूरी चार्ट देख लो। ठीक है, कन्नौज हो गया, इलाहाबाद हो गया, गाजीपुर हो गया, छपरा हो गया। अब छपरा में जाकर के आपको घाघरा मिल जाएगी। फिर छठे नंबर पे आप देखोगे तो जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, याद रखना। अमरकंटक से ही आपकी एक और नर्मदा नदी भी निकलती है, उसको आगे पढ़ेंगे। अमरकंटक, तो ये सोन नदी बहते बहते कहाँ पहुंच गई? छठे नंबर पे। ये कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। ये सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, सहायक नदी याद रखो, और जो मेन में सोन की नहीं, जैसे हो गई यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियों के आप चीजों को याद रखो कि ये कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो छपरा पटना, ये छपरा में मिलती है घाघरा, और जो आपकी सोन नदी मिल जाएगी पटना में। ठीक है, बिहार से निकल गया। अब ये आती है आपकी हाजीपुर, ये देखो गंडक। अब जो ये गंडक है, गंडक, ये गंडक नदी है, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब सुनी होगी ना। गंडक नदी जो है ये आपकी मिलती है कहां पर? हाजीपुर में, हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में मिल जाएगी। फिर आपकी आती है कोसी, कोसी आपकी मिलेगी भागलपुर में। अभी बिहार चल रहा है, भागलपुर। कोसी आपकी कहाँ मिलेगी? भागलपुर में मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारी आती है लास्ट, मालदा। देखो देखो, इसे महानंदा बोलो या मालदा बोलो, एक ही चीज है, मालदा बोलो या महानंदा। तो ये कहाँ मिलती है? सॉरी गलत हो गया भाई, ये महानंदा नदी क्या है? मालदा, मालदा भी वही नाम है, महानंदा। ठीक है, ये मालदा, मालदा जंक्शन आपने सुना होगा, स्टेशन है, तो वहीं से बहती है, इसको हम महानंदा को मालदा भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ जाती है? फिर ये फरक्का बैराज, फिर यहाँ हुगली नदी में, और फिर हुगली और पद्मा, फिर ये बांग्लादेश, फिर पद्मा, हुगली मिलते मिलते कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो लग रहा होगा भाई कि एक मोटी पूरी भरी भरी सी नदियां आ रही हैं, फिर जाकर के गिर जा रही हैं, उसमें जाकर के हमने पाइप जोड़ दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि एक हमारे घर के सामने से सीवर लाइन गई है बड़ी सी, और उसमें हमने अपने घर के पाइप को जोड़ दिया, तो हमारे घर का पानी डायरेक्ट जाकर के उसमें गिर जा रहा है। तो उसमें ऐसे नदियां भी हैं कि हमारा जो नदी है, एक बड़ी नदी है, उसमें से ऐसे जाकर के गिर जा रही है तो महानदी बन जा रही है। तो अभी मैंने बताया भागीरथी और अलकनंदा, तो क्या बना रही है? गंगा बना रही है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया, अब इसको आप याद रखना भाई। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी को अब याद रखना। तो हमारा ये गंगा नदी तंत्र भी इसी के साथ क्लियर होता है। लेकिन हाँ, एक और चीज याद रखना भाई, गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, और ये भारत में बहती है, जो भारत में ही ज्यादातर इसका हिस्सा है। ठीक है, पूरा हिस्सा इसका भारत में ही, और भारत की बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत ही पवित्र नदी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो
अभी अब देखो, एक चीज आपको मैं और समझा दे रहा हूं। पहले पेज पे आ जाओ भाई। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अपवाह तंत्र बटा हुआ है। नदी तंत्र क्या हुआ है? बटा हुआ है। अपवाह तंत्र और नदी तंत्र एक नहीं होता। जहां पर मिलते हैं वो ये पूरा क्षेत्र अपवाह तंत्र होता है। जहां पर सहायक नदियां और मुख्य धारा मिलती है वो होती है आपकी नदी तंत्र। अब ये हमने बता दिया आपको। अब यहाँ देखो, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये ऊपरी भाग, ये मध्य भाग और ये निचला भाग। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा है विसर्प। विसर्प क्या है? विसर्प मतलब जानते हो? सर्प मतलब क्या? सांप। सांप की आकृति। विसर्प क्यों बन रहा है? ये नदी सांप की आकृति टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है? विसर्प यहाँ पे क्यों बन रहा है पता है? जैसे ये है, यहां से नदी डायरेक्ट नीचे गिर गई, तो यहाँ विसर्प नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ ढाल क्या है? जैसे समझो, ये ढाल एकदम पूरा एकदम यहाँ से नदी आई और ये पूरी घम से नीचे गिर गई पूरी, तो यहाँ ढाल ज्यादा, तो पूरी नदी एकदम सीधे जाएगी। अब विसर्प बनने का कारण क्या है? विसर्प बनने का कारण है जब नदी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ ढाल आपको कम मिल रहा है, तो ये क्या घूम के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी अलसा आ जाएगी। देखो ये है ना, अब यहाँ पे आई, अब ये एकदम अलसा आ जाएगी, एकदम सोने लगेगी, तो इससे क्या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो यही क्या है विसर्प बनने का कारण। गोखुर क्या है? गोखुर, अच्छा आपको कभी गाय का पैर देखा है? कुछ इस प्रकार का होता है, देखना ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको एक झील भी दिख रही है। यहाँ पर आपको एक झील दिख रही है, गोखुर झील। यही होता है गोखुर झील, एकदम गाय के पैर के जैसा होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ भाई, ऐसी होती है कुछ। देखो गोखुर क्या होता है बताते हैं। ऐसे होता है, एक सेकेंड, ऐसे ही होता है, देख लो भाई, है ना। तो इसी में क्या गोखुर होता है, ये गाय की पैर के नीचे का हिस्सा जो होता है, नीचे का, तो वैसे ही गोखुर है। ये खुर, जिसे खुर कहते हैं, तो ये गाय का खुर है, तो ये गोखुर। ये आकृति है ना, वैसे तो नाम रख दिया, सिंपल है एकदम। तो ये क्या होती है? झील बन जाती है। ठीक है, तो आगे हम झील के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ 9th लिख देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? गंगा हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो भाई, ब्रह्मपुत्र, ये तो मस्त भाई, ये तो एकदम मस्त। कम कर लेते हैं, चलो। देखो ये निकलती है आपकी तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, और इसे तिब्बत में कहते हैं यारलुंग तसांगपो। नाम थोड़ा सा अजीब है, इसे कहते हैं तिब्बत में यारलुंग तसांगपो। ठीक है, नाम अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है भाई। और ये किस ग्लेशियर से निकलती है? वो है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, हिमाद्री से निकलती है। मुझे भी याद हो गया है भाई, नाम पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वीडियो देख के जाना एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, बढ़िया से चैप्टर जितने भी पेज का, 6-7 पेज का, 5-6 पेज का होगा, पूरा रीड कर डालो, हाईलाइट हाईलाइट कर करके। तो आपका वीडियो आप अच्छे से ना देखो तब भी आपको पूरा देखना, लेकिन आपको जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। 2-3 बार पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, अति लघु सॉल्व करो, तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर उसी टाइम आपको तैयार हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं। देखो इसे सांगपो कहते हैं, यारलुंग तसांगपो बहुत बड़ा नाम हो जाए तो सांगपो भी कहते हैं। फिर ये आकर के क्या होती है, भारत में जब इंटर करती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है। क्या हो जाता है? गार्ज का निर्माण होता है भारत में प्रवेश करते ही, वो होता है दिहांग गार्ज। ये कौन सी नदी पे बन जाता है? ये बन जाता है दिहांग नदी पे। ठीक है, दिबांग और दिहांग दोनों अलग अलग है। तो अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं भाई। दिबांग नदी मिली
उसके बाद आपको लोहित मिल जाएगी, लोहित नदी। फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको धनसिरी और सुभानसिरी दो नदी मिल जाएगी, धनसिरी और सुभानसिरी, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो कापिली, उसके बाद समझो, जब आप उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये मिल जाएगी आपको मानस नदी। और इसका एक और नाम आपको याद रखना है, वो है क्या, उसको आपको याद रखना है भाई, इसका जो बांग्लादेश में नाम है वो है इसका जमुना। क्या नाम है, जमुना। ये 3 देश कवर कर रही है, एक तो चीन हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, और एक हो गया आपका भारत, ठीक है। तो भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसका नाम तिब्बत चीन, ठीक है, पार्ट है, सांगपो, यारलुंग तसांगपो। फिर जब आप यहाँ पे आए नीचे बांग्लादेश में तो इसको कह दिए जमुना, यमुना नहीं जमुना, याद रखना। फिर जब आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे तीस्ता नदी मिलके दिखेगी। और जब आप पिछला मैप देख रहे हो भाई, यहाँ पे हुगली और पद्मा दिख रही ना, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो पद्मा हुगली दिख रही है। तो जब ये पद्मा जब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती है तो मेघना धारा बनाती है। क्या बनाती है, मेघना धारा। और मेघना धारा बना के कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। चलो समझो, जैसे हमने ये ब्रह्मपुत्र नदी ले आई और हमने ये गंगा नदी ले आई, अब दोनों नदी हमारी आ गई भाई, ठीक है, यहाँ पहुंची बांग्लादेश में। इसको ब्रह्मपुत्र को हमने कह दिया जमुना और इसको गंगा को हमने कह दिया पद्मा। अब जब पद्मा और जमुना दोनों मिली तो बन गई मेघना, और मेघना जा करके गिर गई और डेल्टा का निर्माण भी करती है। उस डेल्टा का नाम क्या हो जाता है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, भी याद रखो भाई, ठीक है। तो अब ये डेल्टा मेघना धारा से इसका डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया है, तो पहली वीडियो जाकर देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसी के साथ जो प्रायद्वीपीय नदी का पार्ट है वो हमारा क्लियर हो जाता है, सॉरी हिमालय नदी का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब हमारी जो नदियां आती हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियां, उसमें द्रोणी है। तो चलिए, द्रोणी नहीं द्रोणी है। और क्रेडिट टू civilspedia.com, ठीक है, फोटोज क्रेडिट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही छोटा वीडियो है ना, ठीक है, मतलब बहुत ही हमने ज्यादा बता दिया है, डिटेल में बताया हमने, ठीक है। तो अब हमारी आती है पेनिनसुलर नदियां, मतलब सॉरी पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां। तो अभी हमने जो दिखाया तो इतना पार्ट, यही है आपका त्रिभुजाकार जो पार्ट बन रहा है, यही है आपकी भैया पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अब देखो ये इतना एरिया है, कुछ इतना इतना एरिया भाई, इतना कुछ इतना मैंने त्रिभुज बना दिया है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है विंध्याचल पर्वत, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड, सतपुरा पर्वत श्रेणी, मालवा पठार। और जो इसकी जो प्रायद्वीपीय नदियों की जो सबसे ऊंची पर्वत है वो है अनाई मुड़ी, अनाई मुंडी, मुंडी बोलो मुड़ी बोलो जो भी हो, ठीक है। तो ये सब आपको हम क्लियर करके दिखाए हैं भाई पहला वीडियो में, ठीक है। पहले वीडियो में जो हमारा है, सबकी अधिक जानकारी के लिए वहां जाए भैया, ठीक है। अब ये देखो भाई, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकल रही है, ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है, कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, कावेरी निकल रही है, फिर आपकी महानदी निकल रही है। तो ये सब नदी इन्हीं सतपुड़ा से निकल रही है, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बघेलखंड, मालवा पठार, ठीक है। ये सब पश्चिमी घाट है, ये हमने बताया पश्चिमी घाट में मालाबार, कोकण कन्नड़, ये सब मैंने बताया, तो आप वहां जाकर के देख लो। तो हमारा ये चीज क्लियर हो चुका है। देखो अब इनकी जो 6 हैं उनको तो मैंने आपको नाम क्लियर कर दिया है। तो इनकी जो पहली और दूसरी है, पहली और दूसरी है वो है तापी और एक है नर्मदा। देखो जो तापी है वो बहती है उल्टी और जो नर्मदा है वो बहती है उल्टी।
बाकी सब सीधी बहती है। बाकी सब सीधी बहती है, ठीक है। तो तापी बहती उल्टी, नर्मदा बहती उल्टी। तो अब हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। काहे भैया कहाँ बहती उल्टी, हमको दिखाओ भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं आप गलत तो नहीं बता रहे हो। चलो दिखाते हैं आपको भाई कहाँ बहती है उल्टी। देखो भाई ये है मैप। देखो बाकी सब जो नदियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, इस एरिया से, और जा करके सिंपल इधर गिर रही है। ये यहाँ से निकल रही है, गिर रही है। ये यहाँ से निकल रही, गिर रही है। ये यहाँ से निकल रही, गिर रही है। लेकिन इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया भाई, इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है कि ये लोग मान ही नहीं रहे हैं भैया। एक सेकंड रुक जाओ। बाकी सब अपने हिसाब से गिर रही हैं। इनको देखो, ये यहाँ से निकल के इधर गिर रही है, ये यहाँ से निकल के इधर गिर रही है। मतलब ये क्या हो रही है, उल्टी बह रही है। समझ में आया? ऐसा शौक। कावेरी जा रही इधर, कृष्णा जा रही इधर, गोदावरी महानदी सब जा रही बे ऑफ बंगाल। ये दोनों जा रहे हैं भैया अरेबियन सी में। चलो कोई बात नहीं, डांट देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमने क्लियर कर लिया है। तो आपको अब पेनिनसुलर रिवर्स समझ में आ गया। तो यही जो बताया मैंने भाई, बहुत खतरनाक चीज है। शॉक्ड न्यूज है, न्यूज। तो न्यूज मैंने आपको दे दी है। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में फटाफट से डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो हमारा भाई ये चैप्टर खत्म। बढ़िया, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने बांट दिया है, क्योंकि हम बहुत कम कम पढ़ने वाले हैं ना, तो हमने बांट दिया है भाई। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लाइन बना लेते हैं, इसको रखते हैं हम 4। हम खींचते हैं बढ़िया सीधी लाइन, तगड़ी एकदम। ओके वाह यार, सीधी लाइन। चलो भाई, ये खींच दी एकदम सीधी लाइन, ये खींच दी एकदम सीधी लाइन। अच्छा, आखिरी में क्या करेंगे हम, इसका रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर्स का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपका नोट्स प्रॉपर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। फिर जाकर के अभी रोक रोक के ना लिखो, फिर जाकर के आप बढ़िया से लिख लेना, तो आपको एक तगड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए भाई, अच्छी चीज पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए। तो अब तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन। तापी द्रोणी, नर्मदा द्रोणी, कृष्णा द्रोणी। तो चलो इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इस ये कहाँ से निकलती है, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है। इधर वाली देखो, सतपुड़ा रेंज दिख रहा है, सतपुड़ा श्रेणी। देखो ताप्ती, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा, सतपुड़ा श्रेणी। निकल रही है कि नहीं, बस क्लियर। हमको भी यहाँ दिख रहा है सतपुड़ा रेंज से ये निकल रही। सतपुड़ा रेंज किस प्रदेश में है, एमपी, मध्य प्रदेश। ऐसे एमपी दिखा दे रहा हूँ भाई, मध्य प्रदेश समझ लेना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है, और कहाँ गिरती है, उल्टी है, उल्टी नदी है, मैंने बता दिया उल्टी नदी है। गिरती कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है। ये क्या होता है, पश्चिम की ओर बहती, पश्चिम की, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ना। तो सतपुड़ा रेंज से निकलकर गिर जाती है। ये 3 राज्य कवर कर रही है, देख लो भाई 3 राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो सतपुड़ा से एमपी से निकल रही, तो एमपी हो जाएगा। दूसरा भाई आपका गुजरात हो जाएगा, और गिर रही है भाई तो महाराष्ट्र भी हो जाएगा। देखो ये सब क्या होती है ना, ये सब ज्वारद मुख बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती है, एस्चुरीज, ज्वारद मुख, एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है, देखो एस्चुरी मतलब मीठे पानी
मीठा पानी प्लस खारा पानी। जब ये दोनों मिल जाती है ना तो ज्वारमुख का निर्माण करती है। ज्वारमुख और डेल्टा एक ही चीज है, लेकिन यह क्या होता है, मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण हो जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए भैया, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जो दो नदियां हैं, तापी और नर्मदा, नर्मदा सबसे बढ़िया बनाती है ज्वारमुख, तो ये भी आप इसमें कवर लिख लेना, ये भी बनाती है, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, इसका ये जो निकलती है सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है, अमरकंटक से। यहीं से एक और नदी मिलती है, रिवाइज करवाऊं, देखो भाई कौन सी, भूल गए ना आप लोग, सोन नदी, सेन ना लिखा ना, अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है और उत्तर दिशा में, मतलब सॉरी उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये ज्वारमुख ये भी बनाती है भाई, और तापी भी बनाती है। और ये सबसे ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और ये बहुत ही बड़ी नदी है, इसका ये बहुत ही प्रचलित है। और आपने एक अटल बिहारी वाजपेयी की जी की कविता में सुना होगा कि नर्मदा का कंकर कंकर संकर है। अगर आप अमरकंटक चले जाओ, जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा रेंज, वहां चले जाओगे तो आपको दिखेगा जो वहां का नर्मदा नदी वहीं से निकलती है, तो वहां का जो कंकड़ कंकड़ है ना, शंकर है भाई, शंकर का मतलब भगवान शिव। आप जो सब देखते हैं ना ये छोटे छोटे स्विलिंग स्विलिंग वहीं से लाते हैं भाई, वही होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही कम कम बताएंगे, बहुत बढ़िया है, इतना ही याद रखो, बढ़िया चीज है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कृष्णा द्रोणी क्या होता है, कृष्णा बेसिन, बाकी आप बुक से पढ़ो तो बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कृष्णा द्रोणी क्या है, कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र से निकलती है, मैप में देख लो भाई, ये है महाराष्ट्र, यहाँ से निकल गई कृष्णा और ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ये क्लियर हो गया, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र। और ये एक बांध भी बनाती है, कौन सा बांध है वो भी देख लो भाई, ये बांध बनाती है नागार्जुन बांध। कौन सा बांध बनाती है, नागार्जुन बांध बनाती है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर का, ठीक है। बहुत ही कम कम हम पढ़ रहे हैं। और ये कहाँ गिरती है, ये देखो, ये गिरती है अरब सागर में, ये भी अरब, बहुत कम कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कि ये सबको बस, जैसे ये नागार्जुन बांध, डिस्टेंस, किस दिशा में बहती है, कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बाकी जैसे ये सतपुड़ा रेंज है, तो रेंज के भी नाम आप याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और जैसे कुछ कुछ इसके सहायक नदियां भी हैं, जैसे आपकी हो गई तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये डेल्टा पर पंखा के आकार का आकृति बनाती है, पंखा मतलब कुछ ऐसे, ए ऐसे भाई ऐसे, जब ये नदी यहाँ से आती है तो ये कुछ ऐसे चली जाती है। तो ये क्या होती है, इस पे एक बांध भी बना है, नागार्जुन बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर विशाल बांध उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये डेल्टा कुछ आपका पंखा के आकार का बनाती है, ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ पर ये तीनों बेसिन कवर हो चुका है, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन और आपका कृष्णा बेसिन, ये सब आपका क्लियर हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, वो आ जाता है आपका, इस पे भी लाइन खींच लेते हैं भाई, कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन। तो बस अब यही सब पढ़ना है, फिर आपको हम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों में आपको अंतर बता देंगे, अंतर समझ लेना, ठीक है।
देखो अंतर हम रखेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। अंतर अंतर के लिए मैंने एक बढ़िया से लिख के बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, एक सेकेंड। ये भाई, इससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे अंतर, ठीक है। कुछ कुछ अंतर आप मैंने रखते हैं, चार चार अंतर आपको याद रखना है, लेकिन थोड़े अच्छे अच्छे अंतर याद रखना। इसमें मैंने 10 अंतर लिए हैं, ठीक है। तो अब कावेरी बेसिन, चलो भाई कावेरी, एक सेकेंड। कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो चलिए, इसका जो उद्गम स्रोत है ये है पश्चिमी घाट के बाह्यगिरी पर्वत से, ठीक है। गिरी श्रृंखला से, पर्वत श्रृंखला। बाह्यगिरी पर्वत श्रृंखला से, ये पश्चिमी घाट में बाह्यगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट मतलब, दिखा देता हूँ भाई आपको मैप, ये देखो भाई, कावेरी यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से देखो ले निकल रही ना, ये बाह्यगिरी पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। चलो, अब ये बाह्यगिरी पर्वत श्रृंखला से जब निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होती है, गिर जाती कावेरी। इसका जो ये जो पॉइंट होता है गिरने का, वो होता है कुंडलूर, कुंडलूर। कहाँ में गिरती है ये, कुंडलूर में, ठीक है। इसके जो सहायक नदियां हैं वो आप याद रख लो भाई, दो तीन याद रखो, वो है अमरावती, हेमावती, भवानी। अजीब अजीब नाम है भाई, ठीक है। तो अब हमारा ये भी क्लियर हो चुका है कावेरी बेसिन। अब हम जानते हैं भाई महानदी बेसिन क्या है, महानदी द्रोणी क्या है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। महानदी द्रोणी का जो उद्गम है ये है छत्तीसगढ़ में, मैप में देख लो, ये देखो छत्तीसगढ़, ये पूरा छत्तीसगढ़ है ना, और यहाँ से ही आपको महानदी द्रोणी मिल जाएगी। महानदी द्रोणी छत्तीसगढ़, एक सेकंड भाई गलत हो गया, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, छत्तीसगढ़ ओडिशा, ठीक है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सीधा क्या हो जाती है, ओडिशा भी लिख देता हूँ, जो ये प्रदेश को कवर करती है। फिर क्या हो जाती है, ये कहाँ पे गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जो इसका डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस 860 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना वहाँ, या मेरे चैनल के पेज में जाना, ठीक है। वहां पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना, मुझे फॉलो करना। उसके बाद आप जो भी संडे को टाइम दिया है मैंने 6 से 8 तक, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आपको उसको आंसर मिलेंगे, या आप कोई इस पे वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं उसको 100% रिप्लाई दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ के वीडियो देखोगे तो आपका एकदम याद हो जाएगा, इसको देख के पढ़ोगे तो बढ़िया, सब कुछ आपका बढ़िया रहने वाला है। तो इसको एक बार देख कर वीडियो और जा करके एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले तो सही रहेगा। चलो, अब आता है गोदावरी द्रोणी, ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भाई साहब, बहुत बड़ी नदी है ये। तो इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर की, जब हम जान रहे हैं तो हम, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, ये नासिक से निकलती है, ठीक है, नासिक के पश्चिमी घाट से। मैप में एक बार देख लो भाई, नासिक, ये गोदावरी, एक सेकंड, ये गोदावरी, ये निकल गई आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। लिख दो भाई, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये
गिर जाती है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है प्रणहिता, इंद्रावती, देख लो भाई, प्रणहिता, इंद्रावती। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हो जाएंगी। ये इसके जो ये इसका एक और नाम है, वो है, इसका नाम वो है दक्षिण गंगा। जैसे वो बहुत बड़ी नदी है गंगा, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वैसे ये प्रायद्वीप की सबसे बड़ी, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, तो उसको हम लोग कहते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है, और ये नासिक में कहाँ से निकलती है कि त्रिम्बकेश्वर त्रिम्बकेश्वर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक से। ठीक है, नासिक से ना। और ये जो जितने भी राज्यों को कवर करती है, जैसे इसके राज्य जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, फिर जाकर के गिर जाती है। देखो आप एक बार मैप देख लो, ये वाला, अगर आप मैप पढ़े हो, देखो भाई, ये आपका महाराष्ट्र, थोड़ा इलाका मध्य प्रदेश का, फिर आपका ये ओडिशा और जो छत्तीसगढ़, ये सब क्या होती हैं, इसी से आंध्र प्रदेश जा करके पूरा गिर जाती है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये आप मैप अगर एक बार पढ़े हो भारत का, देख रहे हो भाई, महाराष्ट्र मुझे याद है कैसा है, उसका समकोण टाइप का थोड़ा सा है, तो उधर याद है, मतलब तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब हम आपका पहले अंतर पढ़ लेते हैं। चलो पहले अंतर पढ़ते हैं कि कुछ और? चलो हम अभी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड पढ़ लेते हैं। विश्व में जल की उपलब्धता, अब इसको पढ़ते हैं, बहुत ही मस्त है ये, आपका इकोनॉमिक्स के लिए भी तैयार हो जाएगा, और ज्यादातर कंपटीशन में आपको इससे सवाल भी आते हैं। विश्व में जल की उपलब्धता क्या है? देखो भाई, विश्व में जल की उपलब्धता जो है, वो विश्व में जो ये पृथ्वी है, इसमें से 70% जल है, और जो इसका 100% है, उसमें से 97% जो पानी है वो थोड़ा सा सैफाइन है। सफाइन मतलब लवणीय है, और जो 3% पानी है वो पीने योग्य, मतलब मीठा पानी है। ठीक है, मीठा पानी। तो ये सब याद रखना। ठीक है, 3/4 भाग इसका जो है वो हिमानी। ठीक है, अब हमारा जो आता है लेक्स, ये देखो, ये आपको ये यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो विशाल राठीवाल भैया हैं, यूट्यूब पर उनके भी वीडियोस आते हैं, उनका फोटो का क्रेडिट्स उन्हीं को जाता है। ठीक है, तो ये जो झीलें होती हैं, पृथ्वी की सतह पर गड्ढा जब बन जाता है, पृथ्वी की सतह पर जब गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है नदियों के द्वारा, तो क्या होती है, झीलों का निर्माण हो जाता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। इसको आप ध्यान में रखना भाई। ठीक है, झीलों का निर्माण कैसे हुआ, पता चला, पृथ्वी की सतह पर गड्ढा हुआ, उसमें जाकर के पानी भर गया, उससे क्या हुआ, झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, गहरे गहरे गड्ढे में, ये नहीं कि कोई तालाब भी बन जाता है। ठीक है, तो और जब बड़ी बड़ी झील हो जाती है, बड़ी बड़ी झील, तो वही क्या हो जाती है, समुद्र बन जाती है। वही क्या हो जाती है, समुद्र बन जाती है। कुछ झीलें क्या होती हैं, मौसमी होती है, जैसे जिसमें बारिश के पानी से होता है। ठीक है, और कुछ जैसे, अब झीलों के प्रकार, भाग समझ लेते हैं, झीलों के भाग। अब झीलों के भाग समझ लो भाई, क्या झीलों के भाग, जैसे विसर्प आकृति बनाती है। जब देखो, जब ढाल कम होता है, अभी मैंने बताया ढाल कम है तो वो आगे ऐसे ऐसे घूम जाती है। जब ढाल ज्यादा हो, सीधे पानी आया नहीं, ऐसे है, ऐसे पानी आ रहा है, आ रहा है, रख, नीचे गिर गई। ढाल कम है, देखो ढाल कम है, आई 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 आई, हल्का सा वो ऐसे 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 घूम जाती। तो ये क्या होती है, ये विसर्प बना लेती है। विसर्प बनने के बाद क्या होता है, गोखुर बन जाती है, गोखुर झील। ठीक है, अब हम ये सब पढ़ लेते हैं। आप में तो सिर्फ स्पिट प्रक्रिया है, लेकिन हम आपको टोम्बोलो, फिर बीच, लगून, ये सब के बारे में भी आपको बता देते हैं भाई। ठीक है, जो, हाँ, एक चीज आपको याद रख लेना है, जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील,
वो है आपकी वूलर झील, ठीक है, वूलर झील। और देखो मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव निर्मित झील क्या है। देखो मानव निर्मित झील वो होती है जैसे आप हो, आप खेती करते हो, आप धोबी हो, आपको कपड़ा धोना है, तो आप क्या करते हो, एक गड्ढा खोदते हो, उसमें पानी भर देते हो और फिर जा करके उसमें अपना अपना काम करते हो। तो ये सब क्या है, आपके द्वारा बनाई गई झील है, मानव निर्मित है, तो वही मानव निर्मित झील हो जाएगी, जैसे सांभर की। ठीक है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है, वूलर झील है, ये उत्तर में। ठीक है, अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं, स्पिट प्रक्रिया क्या होती है, बीचेस क्या होते हैं, तो ये सब के बारे में हम समझ लेते हैं। चलो भाई देखो, जब नदियां आती हैं, जब नदियां तट से जाकर के टकराती हैं तो कुछ रेत ऐसे बना देती हैं, जैसे जैसे ये, एक सेकेंड, ये पूरा रेत बना रही हैं, तो ये जो पूरा तट पे जाकर के पूरा रेत लगा देती हैं, यही होता है बीच। आप बीच जानते हो ना भैया, हम तो बीच पे गोवा वाले बीच पे गए ना, तो वही होता है बीच। जब ये देखो यहाँ पे ऐसे हमने ये भी बना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, तो ये सब बीच होती है। बीच का मतलब आपने समझा कि जब तट से जाकर के पानी टकराता है नदियों का, तो उससे क्या हो जाती है, पूरी एक रेत का पूरा एक चट्टान टाइप की, जमीन टाइप की बन जाती है, तो वही हो जाती है आपका। और जब ये कुछ ऐसे मिल रही है, फिर उसके बाद जब ये रेत कुछ हिस्सों को अपने अंदर दबोच लेती है, कुछ पानी समुद्री हिस्सों को, तो क्या हो जाती है, वो स्पिट प्रक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पिट प्रक्रिया हो जाती है, जो अंदर की ये स्पिट प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये स्पिट प्रक्रिया, एक सेकेंड गाइस, ये स्पिट प्रक्रिया हो गई, और जो इसके अंदर का पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा लैगून। वो अंदर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा लैगून। अब बात कर लेते हैं टोम्बोलो क्या होती है। देखो आपकी तो अभी स्पिट प्रक्रिया है, बाकी आपको ना बीच मिले हैं, आपको ना अभी पढ़ने को टोम्बोलो मिले, मैं बता देता हूँ। जब ये आइलैंड है, जैसे ये आइलैंड है, जैसे आइलैंड, देखो जो लैगून झील है, बीच है, तो लैगून झील जैसे आपकी चिल्का झील है, तो ये लैगून। ठीक है, आइलैंड क्या, आइलैंड जैसे श्रीलंका है, श्रीलंकन आइलैंड, तो वहां अब राम सेतु पुल बना था, राम सेतु, तो वो पुल तो पत्थरों से बना था, लेकिन रेत से भी कुछ आपको मैप देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, सैटेलाइट मोड पे, तो वही जो रेतों से भूमि को आइलैंड से जोड़ता है, तो वही क्या हो जाता है, ये टोम्बोलो हो जाता है। क्या हो जाता है, टोम्बोलो हो जाता है। ऐसे ही कुछ साल पहले जुड़ा था भाई कि श्रीलंका से जुड़ा था। तो एवेलेबिलिटी हम पढ़ लिए हैं। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है, वो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का अंतर। उसके बाद देखो भाई, झीलों का महत्व भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों का महत्व और झीलों का महत्व। झीलों का महत्व क्या है, जो मानव निर्मित झील है उससे हमारे रोजगार, अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्व हो रहा है। झीलों से और भी हमें कई सारे, हमको अच्छा पानी मिल जाता है, पर्यटन में भी काफी सहयोग मिलता है। जैसे हम चिल्का झील घूमने गए तो हमने बोटिंग की, तो उससे क्या हुआ है कि हमको पर्यटन में भी उपयोग, मतलब महत्व है। ठीक है, नदियों का बहाव को सुचारू बनाए रखता है। फिर जल ऊर्जा, जैसे जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, तो उससे भी बना देता है। ठीक है, फिर जैसे क्या आता है, नदियों की अर्थव्यवस्था क्या होती है, नदियों की अर्थव्यवस्था, नदी की अर्थव्यवस्था, जैसे नदी की अर्थव्यवस्था में महत्व, जैसे पर्यटन, फिर नदी में बोट्स चलती हैं, तो नदी, उससे क्या होती है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उससे मतलब सरकार को काफी पैसा, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, हमें पैसा मिल रहा है, हमें रोजगार मिल रहा है, तो नदी की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट आ चुका है, हिमालय नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में अंतर। 10 अंतर है, 4-5 तैयार कर लेना पेपर के लिए, बहुत ज्यादा। चल, इनको मैं रेड से डिनोट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। चलो, पहला अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं, बताया था भाई।
और जो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये बरसात पर निर्भर होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरे वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर उपस्थित बर्फ के पिघलने से पानी मिलता रहता है। हमने अभी बताया था कि हिमालय पिघलती हैं तो उससे क्या होता है, हिमालय का वह बारहमासी नदियां रहती हैं। प्रायद्वीपीय ये बरसात के बहाव से आपका निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे हमारा बढ़ते हैं तो ये हमें मिल जाती है हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनके निकलने वाले स्थान से समुद्र तक का मार्ग बहुत लंबा होता है। ये तो जर्नल ही है भाई। हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेकेंड, हम देख रहे हैं कि त्रिभुज बना रहे, बहुत छोटी छोटी सी नदियां, गंगा को देखो कितनी लंबी, ब्रह्मपुत्र को देखो कितनी लंबी थी। ये सब हिमालय की नदियों, प्रायद्वीपीय नदियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, छिछला होता है, छोटा होता है, दिखा है भाई। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थान पर्वत चोटियों से होता है और प्रायद्वीपीय नदियों की पश्चिमी घाट से निकलती हैं बंगाल की खाड़ी। देखो यहाँ पे कुछ नदियां होती हैं, नर्मदा और तापी को छोड़कर, सॉरी, कुछ नदी जो पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आती है, और जो हिमालय की नदियां जो होती हैं वो पर्वत चोटियों से निकलती हैं, जैसे मानसरोवर झील से, चेम्युंगडुंग शिखर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो वो सब अलग चीज है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाजरानी मतलब जानते हो, जैसे जहाँ क्रूज व्रूज चला देते हैं, जैसे अभी हमारे अयोध्या में एक जटायु क्रूज आया था, भले ही ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन वो अर्थव्यवस्था को तो थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाता है ना। तो ये समतल मैदानों पे बहती उत्तरी मैदान, जब पहला वीडियो में मैंने बताया था कि जब हिमालय की नदियां उत्तरी मैदान में जाती हैं तो वो मिल जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां समानता क्या होती हैं, चट्टानी धरातल पर बहती हैं और तो ये जहाजरानों के प्रयुक्त और सिंचाई के लिए उपयुक्त होती हैं, ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त, ज्यादातर इसमें सिंचाई भी नहीं हो पाती है, नॉर्मली नदी होती है। ठीक है, फिर ये नदी एक विशाल डेल्टा बनाती है, प्रायद्वीपीय नदी एक अपेक्षाकृत छोटा बनाती है। जैसे हमारी जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मेघना धारा बना के सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना रही है, और जो कृष्णा कावेरी ये सब बहुत ही छोटे छोटे डेल्टा बना देती है। ठीक है, देश के कुल संभावित जल विद्युत की शक्ति जो है 60% इन्हीं नदियों से आ रही है और संभावित 40%। ये ना समझ बैठना कि भाई कि हमारी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सिर्फ नदियों के कारण आ रही है, ना समझना। हमारे जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से 60% हिमालय से आ रही है और 40% आपकी प्रायद्वीपीय से आ रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि कुछ कुछ सौर ऊर्जा से आ रही है, कुछ कुछ कोयला से आ रही है, होता है। ठीक है, फिर इनकी अपरदन क्षमता बहुत अधिक है, इनमें अवसाद की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इन नदियों की अपरदन अपेक्षा बहुत कम है, अवसाद की मात्रा कम होती है। देखो, जब नदियां अवसाद को इकट्ठा कर कर क्या करती हैं, उत्तरी मैदान का, हिमालय की नदियां उत्तरी मैदान का अवसाद को, जैसे पत्थरों को इकट्ठा करके जमाती 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 पूरा एक विशाल चट्टान तैयार कर देती है जिसपे हम रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार बसा हुआ है, मध्य प्रदेश बसा हुआ है, तो वैसे ये अपेक्षाकृत कम होती है। अवसाद के जमाव के कारण ये नदियां वैसा विसर्प का निर्माण करती हैं, कमी के कारण नदी में अवसाद का निर्माण नहीं करती। अवसाद आ गया तो जैसे पहाड़ों पर क्या था, ढाल ज्यादा था, और जब हम यहाँ पर आ गए अवसाद लेके उत्तरी मैदान में, तो ढाल कम हो गया, तो उत्तरी नदियां विसर्प बनाने लगी और ये विसर्प नहीं बनाती थी। ठीक है, फिर आती हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल होता है, अपवाह क्षेत्र कम होता है। ये तो वही बात हो गई कि भाई इनका जो मार्ग बहुत लंबा होता है और इनका मार्ग बहुत छोटा होता है, इस वजह से इनका अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा होता है, इनका छोटा होता है। ठीक है, लास्ट आता है भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारों पर महत्वपूर्ण व्यापारी उद्योग नगरों का विकास हुआ है, प्रायद्वीपीय नदियों में महत्वपूर्ण नगरों का अभाव पाया जाता है। देखो भाई, बुराई नहीं कर रहा है, हिमालय की नदियों से निकलने पे ऐसे विशाल, जैसे अब यहाँ पे आप आ जाओगे तो कलकत्ता का मारुआ, वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पकड़ते हैं सब लोग। फिर अभी आप नर्मदा चले जाओ तो मतलब हर क्षेत्र अपने हिसाब से विकसित है, लेकिन हिमालय प्रायद्वीपीय के हिसाब से ज्यादा विकसित। ठीक है, तो वही यहाँ पे अभाव और यहाँ पे विकास, ये हमको
ठीक है, तो भाई हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है भाई। द एंड द हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो एंड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप जाइए पहला लेक्चर देखिए, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इससे भी धमाकेदार होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप वो बेझिझक हमसे कमेंट में पूछिए, रिप्लाई मिलेगा। और रिप्लाई ना मिले तो आप जाइए संडे को, वैसे रिप्लाई मैं दूंगा ही, ठीक है। अगर रिप्लाई गलती से मैं भूल जाता हूँ तो आप संडे को आइए या कभी भी आप आ सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो करिए और मैं फ्री होता हूँ, मेरा कांटेक्ट कर लीजिए। मैं कांटेक्ट नंबर अपना डाल दूंगा तो आप उससे क्या हो सकता हो, मेरे मुझसे बात कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो ना, और फिर बात भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछने के लिए आप बात भी कर सकते हो, या आप चाहो तो मुझसे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, या किसी भी चीज पर आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है यंगेस्ट एजुकेटर कार्तिक के नाम से, उसको भी फॉलो कर लो। उस पे भी आप मैसेज कर सकते हो या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसको भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है भाई, पिछले चैप्टर से भी मैंने बहुत ज्यादा उसको खींच कर बनाया था तो वो ज्यादा लंबी नहीं हुई थी, लेकिन भाई ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समाप्ति भाई हम करते हैं, ठीक है। पसंद आए तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।